नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, कल हमने आज जो रिवीजन क्लास हमने चलाई थी उसमें कल हमने क्वेश्चंस किए थे 100 क्वेश्चन, और ये 100 क्वेश्चन आपके कहाँ तक के थे? ये थे आपके प्रगतिवाद तक के। ठीक है, तो यानी कि प्रगतिवाद तक का आपका हमने रिवीजन की क्लास भी चलाई और क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रयोगवाद। तो प्रयोगवाद आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रयोगवाद पढ़ते समय तो इससे आगे की क्लास, ठीक है ना, प्रयोगवाद। अच्छा, इसको पढ़ते समय आप लोगों ने ये इतिहास को भी साथ साथ पढ़ते रहना है और उनके कवियों को भी साथ साथ पढ़ते रहना है, जैसा कि हम पीछे की क्लासेस में करते आए हैं। वही सारा पैटर्न होगा, वही सब होगा। तो बिना समय गवाए हुए क्लास शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्रयोगवाद, सबसे पहले प्रयोगवाद के बारे में बातें। 1943 में तारसप्तक के प्रकाशन के साथ हिंदी में प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, आसान सा तथ्य है, आप लोग जानते होंगे। तारसप्तक के प्रकाशन से, जब तारसप्तक का प्रकाशन हुआ तब से माना गया कि अब जो है ये युग जो है ये प्रयोगवाद का युग है। ठीक है, प्रयोगवाद का युग जो है उसको बाद में नाम दिया गया कि उन्हीं तारसप्तक से मानेंगे हम कट ऑफ। ठीक है, 1936 से 1943 तक आपका जो है प्रगतिवाद, और जब तारसप्तक का प्रकाशन अज्ञेय ने किया तो वहाँ से आप समझेंगे कि प्रयोगवाद शुरू हुआ। प्रयोगवाद की विशेषताएं देखिएगा, और ये बड़ा ज़रूरी है विशेषताओं को समझना। केवल और केवल तथ्य याद करके काम कुछ कुछ प्रश्नों में चल जाएगा, लेकिन कुछ कुछ प्रश्न ऐसे देखेंगे आप लोग जहाँ केवल फैक्चुअल जानकारी से आपका काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ आपके जो है कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा। नवीन विचारधाराओं का निषेध एवं वैयक्तिकता। ठीक है, इसमें हुआ क्या? प्रयोगवाद देखिए, इससे पहले जो आंदोलन था प्रगतिवाद देखिए वो था एक तरह से पूरी तरह मार्क्सवादी आंदोलन। ठीक है, प्रयोगवाद की पृष्ठभूमि में आपको एक चीज़ जरूर ध्यान रखनी है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध ने बहुत प्रभावित किया इस समय के साहित्य को और इसके बाद के साहित्य को भी। ठीक है, और हिंदी में ये समय ज़्यादा प्रयोगवाद और उसके बाद नई कविता का है। तो ये विशेष रूप से ये दो युग छोटे छोटे ये जो हैं ये वर्ल्ड वॉर के बहुत ज़्यादा प्रभाव में रहे, विश्व युद्ध के बहुत प्रभाव में रहे। ठीक है, तो युद्ध ने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करी कि किसी भी प्रकार की विचारधारा में लोगों की आस्था नहीं रह गई, किसी भी प्रकार की विचारधारा में लोगों का विश्वास नहीं रह गया था। ठीक है, अब ये बहुत टेक्निकल बात है, ऐतिहासिक बात है थोड़ा सा, है ना। जिस तरह से रशिया और अमेरिका दोनों एक साथ आकर के युद्ध लड़ने लगे। अब आप लोग जानते होंगे कि रशिया क्या है, कम्युनिस्ट का, मतलब रशिया उस समय यूएसएसआर हुआ करता था। ठीक है, तो यूएसएसआर उस समय कम्युनिस्ट विचारधारा का सबसे प्रतिनिधि देश माना जाता था, रशियन रेवोल्यूशन हुआ ये सब। और दूसरी तरफ अमेरिका था जो कि पूंजीवादी यानी कि कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा नेता देश हुआ करता था। अब दोनों ही परस्पर बड़ी विरोधी विचारधारा हैं, हमेशा लड़ते रहे, अभी भी लड़ते रहते हैं, देखा होगा आपने। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में कुछ ऐसा हुआ कि कम्युनिस्ट रूस और पूंजीवादी अमेरिका दोनों मिलकर के सामने आ गए। तो जो विचारधारा में जिनका विश्वास हुआ करता था उनका सारा का सारा विश्वास ढह गया कि भाई युद्ध आने पर, कुछ भी आने पर, मौका मिलने पर, अवसर आने पर जो है सारी विचारधाराएं ध्वस्त हो जाती हैं। तो इस तरह का विचार लोगों की समझ में आया, तो नवीन विचारधाराओं का निषेध लोगों ने करना शुरू किया। और ये आंदोलन भी क्या था? वैयक्तिकता का आंदोलन था। छायावाद भी वैयक्तिक आंदोलन था, प्रगतिवाद जो है समाजवादी आंदोलन था, यानी कि समाज की ओर झुका हुआ आंदोलन था। व्यक्ति और समाज की डिबेट बहुत बड़ी है, पहले बताया आपको। तो ये वाला आंदोलन क्या है? व्यक्तिवादी आंदोलन है, वैयक्तिकता का इसमें ज़्यादा यानी कि महत्व होगा। शिल्प के महत्व को पुनः स्थापित किया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो प्रगतिवाद का जो आंदोलन था, प्रगतिवादी शिल्प को बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। उनका मानना था कि साहित्य केवल क्या है, क्रांति का हथियार है, तो इसी तरह का लिखा जाना चाहिए, उसमें शिल्प को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, केवल ऐसा कि वो जिससे क्रांति आ सके बस। ठीक है, शिल्प के स्तर पर नवीन प्रयोग करने का आह्वान किया गया। ठीक है, इन्होंने कविता को ही साध्य माना। इन्होंने माना कि कविता का जो है कोई और उद्देश्य नहीं है। कविता क्यों लिखी जानी चाहिए? तो कविता के लिए लिखी जानी चाहिए, इन्होंने ऐसा माना है। ठीक है, क्षण की महत्ता, यौन चेतनता की प्रबलता और शहरी प्रेम दृष्टि, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से फिर क्या होना शुरू हुआ? पहले क्या देखा जाता था कि पूरा का पूरा संसार, पूरे के पूरे युग और इस तरह से दुनिया को देखा जाता था, लेकिन यहाँ से क्या है, क्षण की महत्ता यानी कि क्षण जो है महत्वपूर्ण हो गया। इसके अलावा यौन चेतना की प्रबलता आपको दिखाई देती है। ठीक है, इससे पहले का जो साहित्य है उसमें जो यौन चेतना आपको दिखाई भी देती है, बड़ी छुपी हुई और उस तरह से बातें की जाती हैं। ठीक है, बड़े आवरण में ढकी छुपी बातें, जैसे कि महादेवी के साहित्य में भी आप देखते हैं, अन्य के साहित्य में आप देखते हैं। लेकिन यहाँ से आगे चल करके इस प्रकार का कोई भी पर्दा न रखने का प्रयास इस समय किया गया। तो यौन चेतना की प्रबलता दिखाई देती है। और ये जो प्रयोगवादी और इससे आगे के जो ज़्यादातर आंदोलन है वो क्या है, शहरी प्रेम दृष्टि के आंदोलन है। ठीक है, शहरी प्रेम दृष्टि अब जो है शहर केंद्र में आना शुरू हुआ है यहाँ के साहित्य में। तो
प्रेम किस प्रकार का, शहर का, ठीक है। एक होता है ग्रामीण प्रेम, एक होता है शहरी प्रेम दृष्टि। तो ग्रामीण प्रेम में जो है मतलब ग्रामीण परिवेश की चीज़ें ज़्यादा आएंगी, यहाँ शहरी परिवेश की चीज़ें ज़्यादा आनी शुरू हुई, ठीक है। तो शहरी प्रेम दृष्टि, यौन चेतना की प्रबलता और क्षण की महत्ता, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको तैयार रखनी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य बातें, फैक्चुअल जानकारियाँ, एक दो फैक्ट और। अज्ञेय ने प्रयोगवादियों को राहु का अन्वेषी कहा, कई बार ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है, कि राहु का अन्वेषी किसने कहा या अज्ञेय ने किनको कहा है। तो अज्ञेय ने प्रयोगवादियों को राहु का अन्वेषी कहा, ठीक है। इसके अलावा नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद जो आंदोलन था उसकी आलोचना की और क्या कहा, बैठे ठाले का धंधा कहा, ठीक है। बहुत अच्छा नहीं माना इस आंदोलन को और बैठे ठाले का धंधा कहा नंद दुलारे वाजपेयी ने। नगेंद्र ने क्या कहा, प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा। नगेंद्र ने क्या कहा, प्रयोगवाद को एक शैलीगत विद्रोह कहा, ठीक है। शैली के स्तर पर एक विद्रोह करने का प्रयास है, क्योंकि नई राहें खोजना है, नए पुराने प्रतिमान सारे मैले हो गए हैं और नए प्रतिमानों को लाना है। तो एक नवीनता का जब चेतना फैलती है तो वो क्या होता है, एक तरह से विद्रोह की भावना के साथ आता है, ठीक है। कोई भी नयापन जब आता है तो विद्रोह के साथ आता है। जैसे बांग्लादेश में देखा आपने, कल जो है एक तरह का उन्होंने पूरी की पूरी सत्ता पलट दी है, ठीक है। मिलिट्री की वहाँ पे अंतरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी, तो वो भी विद्रोह है। तो वो विद्रोह क्यों है, वो चाहते हैं कि एक नयापन आए, ये बहुत पुरानी व्यवस्था से हम थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर अत्याचार महसूस करते हैं, तो एक तरह का विद्रोह, ठीक है। तो नगेंद्र ने प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा। व्यक्तिवाद और वैयक्तिकता प्रयोगवाद का मूल आधार है। कभी भी देखिएगा आप, व्यक्तिवाद और वैयक्तिकता जो है प्रयोगवाद का मूल आधार है। ये जो है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। अगर पूछा जाए कि प्रयोगवाद का जो है सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, यानी कि सबसे केंद्र में कौन सी चेतना है, जैसे प्रगतिवाद की केंद्र में कौन सी चेतना है, तो वर्गीय चेतना। वर्गीय चेतना यानी कि वही शोषित और शोषक में वर्गीकृत कर करके और अर्थव्यवस्था के रूप में समाज को देखना, उनको बांटना और फिर क्रांति करना की वो सारी बातें, ठीक है। तो वो है वर्गीय चेतना या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, उनकी चेतना का केंद्र है। यहाँ क्या है, व्यक्तिवाद या वैयक्तिकता जो है प्रयोगवाद का मूल आधार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवाद पर किन किन विचारों का प्रभाव ज़्यादा पड़ा है। फ्रॉयड के मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव पड़ा। प्रतीकात्मक रूप से गांधी का भी थोड़ा बहुत प्रभाव आपको नज़र आता है, ठीक है। विशेष रूप से इलाचंद्र जोशी जो कि गद्य में हुए हैं, ठीक है, उनका। टी.एस. इलियट के निर्वैयक्तिकता सिद्धांत का खूब प्रभाव है, खासकर अज्ञेय के ऊपर। सार्त्र के अस्तित्ववाद का प्रभाव और प्रतीकवाद का प्रभाव है, ठीक है। तो इनमें से ज़्यादातर अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव है, तो सार्त्र का, जीन पॉल सार्त्र के अस्तित्ववाद का और टी.एस. इलियट के निर्वैयक्तिकतावाद का, ठीक है। फ्रॉयड का भी है, हाँ फ्रॉयड का भी आप मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनका ज़्यादातर प्रभाव आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो इलियट यहाँ से पहले कहीं नहीं है, इलियट प्रयोगवाद से शुरू होते हैं नई कविता पर, और ये ज़्यादातर ये प्रभाव ज़्यादातर किसके ऊपर हैं, तो अज्ञेय के ऊपर। अज्ञेय के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव इलियट का है। टी.एस. इलियट अंग्रेजी कवि हुआ और काव्यशास्त्री भी हुआ। निर्वैयक्तिकता सिद्धांत, परंपरा सिद्धांत, ये सारे उनके सिद्धांत हैं, ठीक है। वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत है। काव्यशास्त्र की बात है, आपके सिलेबस में नहीं है, प्रवक्ता में है, लेक्चरर में होगा शायद, ठीक है। तो प्रयोगवाद की कुछ प्रवृत्तियां देखिए कि प्रयोगवाद में क्या क्या चीज़ें थी। तो जैसे हमने यहाँ भी ये चीज़ें पढ़ चुके हैं ऊपर। वैचारिक प्रतिबद्धता का निषेध, वैयक्तिकता का महत्व, यौन चेतना की प्रबलता, नवीन राहों का अन्वेषण, क्षण की महत्ता और शहरी प्रेम की दृष्टि, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में अज्ञेय का क्या मानना था। अज्ञेय ने प्रयोगवाद के बारे में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी। ये जो नाम पड़ा प्रयोगवाद, ये भी कोई बहुत अच्छा नाम नहीं था, ठीक है। प्रयोगवाद जो नाम था ये भी आलोचना में दिया गया नाम है। जैसे छायावाद नाम है तो वो कोई बहुत अच्छी सेंस में नहीं कहा गया, वो क्या कहा, एक तरह से चिढ़ाने के लिए या एक तरह से तिरस्कार करने के लिए छायावाद नाम दिया गया था। लेकिन ऐसा ही होता भी है कि जब घर में जो है किसी का नाम जो है किसी को चिढ़ाने के लिए वो नाम दिया जाए, लेकिन वो इतना नाम व्यापक हो जाए कि उसका नाम वही पड़ जाए। तो इसी तरह से इन आंदोलनों के साथ भी हुआ। प्रगतिवाद भी जो है आलोचना में ही दिया गया नाम है। वो तो अपने आप को प्रगतिशील कहलाना पसंद करते हैं, लेकिन आलोचकों ने उसको प्रगतिवाद नाम दिया, ठीक है। इसी तरह से प्रयोगवाद नाम पड़ा, ठीक। तो अज्ञेय ने कहा है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे, नहीं हैं, न प्रयोग अपने आप में साध्य है। ठीक उसी तरह जिस तरह कविता का कोई वाद नहीं है, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। तो उन्होंने कहा कि प्रयोग जो है कोई वाद नहीं है, ठीक है। ये प्रयोगवाद जैसा आंदोलन कुछ नहीं है, ठीक है। हमारे लिए प्रयोग क्या है, साध्य नहीं है, प्रयोग हमारे लिए साध्य नहीं है, ठीक है। और उसी तरह जिस तरह कविता को भी कोई वाद नहीं है। अगर कोई कविता लिखता है तो हम उसको कवितावादी थोड़ी कहते हैं, हम उसको कवि कहते हैं,
ठीक है। तो वही जो है आगे कुछ कुछ इसी तरह से तर्क दे करके अपने आप को जो है ये प्रयोगवाद शब्द से परहेज करना चाहते हैं। ठीक, तो इस तरह से अपने आंदोलन को बचाना चाहते हैं आलोचना से। तो ये जो है कथन इंपॉर्टेंट हो सकता है, कई बार ये सवाल क्या पता पूछ लिया जाए, विशेष रूप से प्रयोगवाद के संदर्भ में अज्ञेय के कथन आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है एक यहाँ पे एक छोटा सा वाक्य आया है कि प्रयोग अपने आप में साध्य नहीं है उनके लिए। तो इस वाक्य पर या इस एक बात पर जो है एक और आंदोलन इसका ही एक यानी कि इसी के समानांतर एक आंदोलन विकसित हुआ। ठीक है, जो इसी में जो है थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट करता है आपको प्रयोगवाद से। ठीक है, तो देखिए प्रयोगवाद, यहाँ पे प्रपद्यवाद होना चाहिए था इसकी प्रपद्यवाद। ये प्रपद्यवाद क्या है? ये जो प्रपद्यवाद है इसको नकेनवाद भी कहा जाता है। प्रयोगवाद के समानांतर एक आंदोलन है जिसके कवियों का दावा है कि असली प्रयोगवादी वे ही हैं, क्योंकि प्रयोगवादियों के लिए प्रयोग साधन है, लेकिन प्रपद्यवाद के लिए प्रयोग क्या है? साध्य है। ठीक है, उन्होंने कहा, जैसे अज्ञेय ने ऊपर कहा ना कि प्रयोग हमारे लिए साध्य नहीं है, प्रयोग हमारे लिए साधन है। ठीक है, हमारे लिए मीडियम है, हमारा टारगेट नहीं है प्रयोग करना, हमारे लिए मीडियम है प्रयोग करना। ठीक, लेकिन प्रपद्यवादियों नकेनवादियों ने कहा कि प्रयोग ही साध्य है हमारे लिए और इस वजह से असली प्रयोगवादी तो हम हैं, वो नकली प्रयोगवादी। तो इस तरह का आंदोलन चलाया था और ये जो आंदोलन चलाया ये 1956 में प्रकाशित नकेन के प्रपद्य नाम का एक काव्य संकलन प्रकाशित हुआ था। तो नकेन के प्रपद्य काव्य संकलन से जो है ये शुरुआत हुआ था और नलिन विलोचन शर्मा ने प्रपद्यवाद का प्रवर्तन किया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रपद्यवाद का प्रवर्तक कौन है तो नलिन विलोचन शर्मा। और ये जो नकेन है ये कोई मतलब इसका कोई अर्थ नहीं है इस शब्द का, ये दरअसल एक एब्रीविएशन है, एक शॉर्ट फॉर्म है न के न। तो न मतलब नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और न से नरेश। तो ये आपको याद करने हैं। ठीक है, प्रपद्यवाद या नकेनवाद से संबंधित नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। अच्छा, ये नरेश जो है नरेश मेहता नहीं है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, नरेश है केवल। ठीक है, तो नरेश मेहता ये नहीं है, नरेश मेहता दूसरे हैं। ठीक है, ये नरेश दूसरे हैं। आगे बढ़ते हैं। नकेनवाद या प्रपद्यवाद आपको जरूर याद रहना चाहिए। नकेन के प्रपद्य काव्य संकलन था, नलिन विलोचन शर्मा 1956 और न के न। ठीक है, ये याद रहना चाहिए। तार सप्तक के कवि देखिए, तार सप्तक के कवि इससे संबंधित और यही सब पूछा जाएगा। अज्ञेय, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। ठीक है, तो ये 7 नाम आपको याद रखने हैं। हाँ, तो इसमें जो है पहले आते हैं आपके अज्ञेय। अज्ञेय के बहुत सारे काव्य संग्रह हैं और सारे के सारे ही आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इसीलिए कह रहा था छायावाद प्रगतिवाद के जितने भी कवि हैं इसके बाद के आने वाले। तो देखिए अज्ञेय के काव्य संग्रह, भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, बावरा अहेरी, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पारद्वार, पूर्वा, सुनहले शैवाल, कितनी नावों में कितनी बार, नदी की बाँक पर छाया क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, और ऐसा कोई घर आपने देखा है। ठीक है, अब देखिए इसमें से वैसे तो क्योंकि अज्ञेय सिलेबस के हैं तो अगर आप याद कर सकते हैं तो सारे के सारे ही आपको याद करने चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं कि सारे के सारे याद करना 17 नाम देखते ही जो है मन में कुछ घबराहट सी पैदा होनी शुरू हो जाती है, इसलिए कुछ कुछ मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं। ठीक है, जो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है उनको मार्क करेंगे तो उसमें से 8-9 जो है कम से कम इसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, बावरा अहेरी, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये भी याद कर ही लेना, हरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पारद्वार वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कितनी नाव में कितनी बार बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, तो ये जो है कुछ कुछ बड़े बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वैसे सारे के सारे नाम देख लेना। वैसे होता क्या है दरअसल, आप लोग 7-8 नाम एक बार याद कर लीजिए, तो एक बार जब वो याद हो जाए तो उसके बाद जो है जब दोबारा आप लोग कभी पढ़ें 2-3 दिन बाद तो 7-8 जो है नाम बाद में दोबारा याद कर लेना। इस तरह से करेंगे तो बाद में हो जाता है, पूरा का पूरा कवर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से करना कि मैं 7-8 ही याद करूंगा, तो थोड़ा सा आपको जो है ब्रेन पहले ही प्रेशर फील नहीं करेगा, तो 7-8 आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो जब 7-8 याद हो जाएं तो बाकी के भी आप उस तरह से याद कर सकते हैं। अगर किसी का लंबा अगर आपको लिस्ट दिख रही हो तो इस तरह से तैयार किया जा सकता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अज्ञेय की प्रमुख कविताएं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंक्तियां पूछी जा सकती हैं। अज्ञेय बहुत इंपॉर्टेंट कवि है, कोई भी पंक्ति पूछी जा सकती है। देखिए, कलगी बाजरे की जो कविता है वो किस तरह की कविता है। ये कविता मूलतः प्रेम और प्रकृति को अभिव्यक्त करती है, प्रेम और प्रकृति को अभिव्यक्त करती है। इसमें कवि जो है प्रतिपादित करता है कि पुराने प्रतिमान मैले हो चुके हैं और कविता को पुराने उपमान छोड़कर नए उपमान देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो अज्ञेय कहते हैं, क्योंकि अज्ञेय क्या कहते हैं, नई राहों के अन्वेषी। तो नए प्रयोग करने हैं, तो नए प्रयोग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो पुराने उपमान है उनको छोड़ना पड़ेगा। और वो कहते भी हैं कि पुराने जो है उपमान पुराने हो चुके हैं। और देखिए, इन्होंने पंक्ति कही भी है कि अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, ये पुराने प्रतिमान है। अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार नाई कोई टटकी कली चंपे की वगैरह, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही, ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। ठीक है, तो ये पंक्तियां हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्यों मैं इन उपमानों का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये उपमान क्या हो गए हैं, मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। तो ये अज्ञेय की कविता है, कलगी बाजरे की पूछी जा सकती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, कई बार पूछी जाती हैं, तो इस बार भी पूछी जा सकती है। अगली एक कविता बहुत इंपॉर्टेंट कविता है, नदी के द्वीप। और यहाँ से पिछली बार सवाल पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, कि नदी की द्वीप जो कविता है उसमें नदी का जो द्वीप है, नदी के द्वीप किसका प्रतीक है, या इस तरह से कुछ क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता था। ठीक है, तो ये जो कविता है, जो कि जब उस समय की ज्वलंत डिबेट थी, व्यक्ति और समाज के संबंध किस तरह के होने चाहिए, तो उन संबंधों के बारे में ये जो है अज्ञेय का पक्ष जो है रखती है ये कविता। तो ये कविता व्यक्ति और समाज के अंतर संबंधों की व्याख्या करती है। अज्ञेय ने इस कविता में समाज को नदी तथा व्यक्ति को उस नदी के द्वीप का प्रतीक देकर यह स्थापित किया कि समाज के संचालन के लिए व्यक्ति की कुछ स्वतंत्रता सीमित की जा सकती है, लेकिन व्यक्ति की संपूर्ण स्वाधीनता को छीना नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, नदी को प्रतीक, नदी जो है किसका प्रतीक थी उस कविता में, समाज का। ठीक है, और द्वीप जो है किसका प्रतीक है, व्यक्ति का। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह से द्वीप के बने रहने के लिए नदी का बना रहना जरूरी है, क्योंकि जब नदी बहेगी तभी तो बन जा करके द्वीप बनेगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नदी जो है पूरे का पूरे द्वीप को अपने साथ लेकर के चली जाए, क्योंकि अगर द्वीप को सारा का सारा लेकर के चली जाएगी तो द्वीप रहेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो उसी तरह से व्यक्ति और समाज का संबंध है कि समाज से ही व्यक्ति बनता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो है समाज उसकी पूरे व्यक्तित्व को ही अपने साथ लेकर के चला जाए। अगर वो ऐसा होता है तो फिर व्यक्ति रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसी तरह की पंक्ति इन्होंने कुछ कही है कि हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए, वह हमें आकार देती है, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये पंक्तियां हैं भाई, याद रख लेना आप लोग। नदी के द्वीप, व्यक्ति समाज का अंतर संबंध, इसकी व्याख्या करती है। और किसका पक्ष लेती है ज़्यादा, व्यक्ति का पक्ष लेती है। ठीक है, क्योंकि प्रगतिवाद क्या है, वैयक्तिकता का आंदोलन है, यहाँ से भी याद रखा जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे अगर मुक्तिबोध होते तो समाज का पक्ष रखते। हरी घास पर क्षण भर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कविता है। ठीक है, इन्हीं की तो कुछ पंक्तियाँ मैंने इसमें लिखी हुई हैं। क्षण भर बुला सकें हम नगरी की बेचैन बुदकती गड्ढमड अकुलाहट, और न माने उसे पलायन। तो ये कुछ पंक्तियां हरी घास पर क्षण भर की मैंने इसमें रखी हुई हैं। इसके अलावा यह दीप अकेला, इसमें भी यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दी। और इसमें क्या है, पंक्ति जो है समाज का प्रतीक है, दीप जो है व्यक्ति का प्रतीक है, कि दीप जो है अकेला जल रहा है, अच्छा है, खुश है, लेकिन लोग क्या करेंगे, इसको भी जो है पंक्ति में जो है डाल देंगे। ठीक है, तो इसको भी पंक्ति को दे दो इस भाव के साथ। तो यह दीप अकेला। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट कविता है इनकी, सबसे इंपॉर्टेंट कविता है असाध्य वीणा। ठीक है, यह एक जापानी लोक कथा पर आधारित आख्यानपरक लंबी कविता है। आख्यानपरक लंबी कविता है। और इस पर किसका प्रभाव है, जैन बौद्ध मत का। जैन बौद्ध मत मत कर देना, क्योंकि जैन तो अलग मत है, जैन बौद्ध मत का प्रभाव है। और ये जैन बौद्ध मत, ये जो जैन बुद्धिज्म है, ये कहाँ का है, ये जापान का जो बुद्धिज्म फॉलो होता है वहाँ की विचारधारा है। ठीक है, इसे अज्ञेय का काव्यशास्त्र भी माना जाता है। किसे, इस असाध्य वीणा कविता को। ठीक है, इसमें इन्होंने एक तरह से अपना पूरा काव्यशास्त्रीय दर्शन दिया है। ठीक है, कि काव्य के बारे में, कविता के बारे में क्या सोचते हैं, इसमें बहुत कुछ पता चलता है असाध्य वीणा कविता में। ठीक है,
इस पर इलियट के निर्वैयक्तिकता सिद्धांत एवं परंपरा सिद्धांत का प्रभाव पड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलियट के निर्वैयक्तिकता सिद्धांत और परंपरा सिद्धांत का प्रभाव पड़ा है। ठीक है, इस पर देखिए कुछ कुछ पंक्तियां। कौन प्रियंवद है कि दंभकर इस अभिमंत्रित कार वाद्य के सम्मुख आवे, कौन बजावे वह वीणा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही। ठीक है, तो जब प्रियंवद देखता है कि वीणा मुझे बजानी है तो वो फिर अपने आप को एक तरह से आत्मनिवेदन के भाव से कहता है कि मैं कौन होता हूँ जो इस वीणा को बजा सके, और एक ऐसी वीणा जो कि स्वयं एक जीवन भर की साधना रही। ठीक है, क्योंकि वज्रकीर्ति ने पूरा जीवन लगा करके इस वीणा को बनाया था, तो मैं कैसे उसको कुछ क्षणों में साध सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह के विनम्र भाव के साथ व्यक्ति कहता है। इसके अलावा पर उस पंडित सन्नाटे में मौन प्रियंवद साध रहा था वीणा, नहीं स्वयं अपने को शोध रहा था। वैसे ही असाध्य वीणा थोड़ी कॉम्प्लेक्स कविता है, बड़े समझने के स्तर की कविता है। ठीक है, और इतना हमारे पास समय नहीं है कि मैं असाध्य वीणा की व्याख्या इसमें सामने कर सकूं, वरना अगर असाध्य वीणा की व्याख्या करनी हो तो 4-5 घंटे की एक क्लास लगानी पड़ेगी असाध्य वीणा कविता को समझने के लिए। ठीक है, तो जब पेपर हो जाएगा, जब कुछ हो जाएगा, मेरे पास भी समय रहेगा, तो इस तरह के मेरा भी प्लान है कि कुछ इस तरह के वीडियोस लेकर के आए जाए। बड़े वीडियो, लंबे आकार के वीडियो, एक कविता पर लंबे लंबे जो है व्याख्यान, थोड़ा बहुत मैं रिसर्च करके लाऊं बहुत अच्छे से, और 3 घंटे 4 घंटे का वीडियो। अब चाहे उस पर 100 व्यूज़ आए, व्यूज़ का गेम है ही नहीं वो। ठीक है, व्यूज़ मुझे पता है किन वीडियो पर लाना होता है, तो उससे काम चल जाता है। ठीक है, लेकिन चाहे उस पर 100 लोग देखें, मन से देखें, लेकिन उस तरह के वीडियोज़ लाने का भी मेरा प्रयास है। लेकिन फिलहाल क्योंकि आपका समय वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए जो है केवल पेपर के ओरिएंटेड ही ये क्लासेज मैं चला रहा हूँ। बाद में चला लेंगे उस तरह की क्लासेज अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो। ठीक है, इस तरह से अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू, जिसमें सोता है अखंड ब्रह्म का मौन, अशेष प्रभामय। ये एक और पंक्ति है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ पंक्तियां आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कविता की जो मूल संवेदना है वो क्या है? वो है असाध्य वीणा की मूल संवेदना क्या है? समाज में फैल रहा अनास्था का संकट है। दरअसल हुआ क्या, उस समय जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया में एक तरह का निराशा का माहौल बना। ठीक है, अस्तित्ववाद का जो दर्शन था उसका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा, और पूरी दुनिया में एक लघु मानव की अवधारणा होती है कि मनुष्य अपने आप को छोटा महसूस करता है। ठीक है, इससे पहले की जो पूरी मनुष्य की चेतना थी, खासकर विश्व युद्ध से पहले, कि हम क्या हैं, धरती की शान तू है मनु की संतान, इस भाव के साथ व्यक्ति सोचता था, है ना, कि मनुष्य क्या है, बड़ा महान है, ईश्वर की बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ कृति है। लेकिन उसके बाद उसने देखा कि कुछ है ना ग्राम के भाव से कुछ बम गिरा और हिरोशिमा नागासाकी जो है पूरा का पूरी सभ्यताएं नष्ट हो जाती हैं। एक झटके का काम है, पूरी की पूरी सभ्यताएं विनाश हो जाएगी। तो मनुष्य ने जो है प्रकृति के सामने या इन चीज़ों के सामने खुद को छोटा महसूस किया, तो पहली बार उसके अंदर ये भाव आया, तो उसको लघु मानव का भाव कहते हैं। हालांकि ये इससे भी और व्याख्या लंबी जाती है। तो इस तरह का भाव था। ठीक है, एक तरह की अनास्था जो है व्यक्त होनी शुरू हुई, कि जीवन के प्रति अनास्था, दुनिया के प्रति, समाज के प्रति, प्रेम के प्रति, संबंधों के प्रति एक तरह की अनास्था का जो है भाव प्रकट हुआ। तो एक तरह की अनास्था के संकट को पहचाना अज्ञेय ने, और दोबारा से आस्था किस तरह से स्थापित हो समाज में, व्यक्ति के भीतर, इस तरह की ये कविता जो है एक तरह की आस्था को दोबारा स्थापित करने का प्रयास करती है। ठीक है, तो यह कविता पुनः जीवन के प्रति आस्था की ओर लौटने का आह्वान करती है। तो जिस तरह से प्रियंवद वीणा को अंत में साधता है अपनी आस्था के द्वारा, अपनी प्रक्रिया के द्वारा, तो वो बड़े आप में कमाल है, अद्भुत है। पढ़िएगा जरूर आप असाध्य वीणा, वैसे तो पढ़ी होगी, पढ़ने वाले पढ़ते ही हैं। अस्तित्ववादी मृत्युबोध एवं निरर्थकता बोध में फंसे मानव की सृजनात्मकता की ओर उन्मुख करना ही आज के कवि का सबसे बड़ा उद्देश्य हो सकता है। ठीक है, उस समय ये सोचा था अज्ञेय ने, क्या कहा कि अस्तित्ववादी मृत्युबोध, अस्तित्ववाद जो है मृत्यु के बारे में भी बहुत कुछ कहता है। ठीक है, तो उसका जो मृत्युबोध है, निरर्थकता बोध है जीवन के प्रति, उसमें फंसे हुए मानव को दोबारा सृजन की ओर कैसे उन्मुख किया जाए, इस ओर जो है कवि का सबसे ज़्यादा ध्यान गया, और यही उन्होंने कवि का सबसे बड़ा उद्देश्य माना है। ठीक है, कि सृजनात्मकता की ओर दोबारा जो है इस समाज को और आज के मनुष्य को लेकर मतलब लौटाया जाए उसे। ठीक है, तो ये जो है असाध्य वीणा का मेन थीम है, केंद्रीय संवेदना है। इसके अलावा बहुत सी बातें असाध्य वीणा में की जा सकती हैं। ठीक है, तो वो जो है कभी हम करेंगे इस तरह के वीडियोस। ठीक है, शक्ति पूजा, अंधेरे में, बहुत सारा कंटेंट है हमारे पास, बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए। अगली कविता देखिए, कुछ पंक्तियां देखिए इसमें। सांप एक बड़ी महत्वपूर्ण कविता है अज्ञेय की, कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, डसना कैसे सीखा, विष कहाँ पाया। उत्तर दोगे से कैसे सीखा डसना है शायद, है ना। एक बात पूछूं उत्तर दोगे,
कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं, ये अज्ञेय की पंक्तियाँ हैं। सांप एक कविता है उनकी, ठीक है, कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं। तो बहुत आसान सी पंक्तियाँ हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये एक कविता है, बड़ी अंडररेटेड कविता है, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण कविता है। खैर एकेडमिक जगत में तो अंडररेटेड नहीं है, बहुत व्याख्याएं इस कविता की होती हैं और अज्ञेय के बारे में बहुत कुछ पता चलता है इस कविता से। यह कविता अज्ञेय के वस्तुनिष्ठ समीकरण संबंधी विचारों को व्यक्त करती है, ठीक है, याद रखिएगा। इलियट के 3 सिद्धांत हैं। एक है आपका निर्वैयक्तिकता, एक है उसका परंपरा सिद्धांत, और एक है वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत। तो ये वाली जो कविता है इसमें वस्तुनिष्ठ समीकरण है। वस्तुनिष्ठ समीकरण और कुछ नहीं है। हर कवि का यह प्रयास रहता है कि उसके विचार और उसकी भाषा के बीच जो अंतर भाषा की सीमा की वजह से बन गया है, वो उस अंतर को समाप्त कर दे। ऐसा होता है कई बार कि है क्या कि हमने एक विचार हमारे मन में आया, लेकिन हमारी भाषा की क्या है, सीमाएं हैं, और वो विचार जो है 100% व्यक्त नहीं हो पाया क्योंकि हमारी भाषा की सीमाएं हैं। हमें 100% उस विचार को व्यक्त नहीं कर पाई हमारी भाषा, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ समीकरण और कुछ नहीं है। वस्तुनिष्ठ समीकरण यही है कि एक ऐसी भाषा का निर्माण करना कि जिससे जो है विचार 100% जो है सामने वाले तक पहुंचे, कि जो हम कहना चाहते थे वही हमने कहा, और ऐसा होता नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो वो जो है इस तरह की एक आइडियल स्टेट प्राप्त करने की कोशिश बहुत सारे कवियों ने की। उसी सिद्धांत को इलियट का वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। तो ये इस कविता में वो छटपटाहट दिखती भी है। यह नहीं कि मैंने सत्य नहीं पाया था, यह नहीं कि मुझको शब्द अचानक कभी कभी मिलता है, दोनों जब तक सम्मुख आते ही रहते हैं, प्रश्न यही रहता है, दोनों जो अपने बीच एक दीवार बनाए रहते हैं, मैं कब कैसे उनके अनदेखे उसमें सेंध लगा दूं या भरकर विस्फोटक उसे उड़ा दूं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैंने सत्य नहीं पाया, ऐसा नहीं है कि मेरे पास सत्य कहने के लिए नहीं है, लेकिन समस्या क्या है कि सत्य में और शब्द के बीच एक बड़ी दीवार खड़ी हो गई है, ठीक है। और ये दीवार क्या है, भाषा की सीमा है, ठीक है। और इस वजह से मैं क्या चाहता हूँ, ये दीवार जो है मैं कैसे उसको विस्फोटक भरकर उड़ा दूँ। तो इस तरह की कविता है शब्द और सत्य, याद रखिएगा, शब्द और सत्य, ठीक है, कि सत्य पा लिया लेकिन शब्द जो है उसे ग्रहण नहीं कर पा रहा है, बीच में दीवार है और कवि उस दीवार को उड़ाना चाहता है, ठीक है। तो ये हैं आपके अज्ञेय, ठीक है, कवि अज्ञेय। इसके बाद जो अगले कवि आते हैं वह हैं आपके बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। काव्य संग्रह है, चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल। इनके केवल 2 ही काव्य संग्रह आए, चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल। इसके अलावा लंबी कविताएं ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में और भूल गलती, ठीक है। ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में बहुत प्रसिद्ध हुए, भूल गलती उतना प्रसिद्ध नहीं हुआ लेकिन काफ़ी प्रसिद्ध कविता है, ठीक है। मुक्तिबोध की 3 लंबी कविताएं, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस और भूल गलती, ठीक है। इसकी पंक्तियां भी पूछी जा सकती हैं, थोड़ा देख लीजिएगा आप ब्रह्म राक्षस या अंधेरे में कविता को, ठीक है। क्योंकि देखिए असाध्य वीणा या इस तरह की कविताओं में कुछ कुछ पंक्तियां हम निकाल करके कर सकते हैं क्योंकि वो हाईलाइटेड है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन ब्रह्म राक्षस या अंधेरे में ये 2 कविताएं ऐसी हैं, समझ में नहीं आता कि कौन सी कौन सी पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी नहीं है। पूरी कविता ही इंपॉर्टेंट लगती है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा किस तरह से लिखा हुआ है, क्या क्या उसमें लिखा हुआ है, तो वहाँ से आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ वहाँ का लग रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि MCQ आएगा तो 4 विकल्पों में से आप देख पाएंगे उसको, ठीक है, ये सुविधा रहती है। मार्क्सवादी चिंतन में मध्यवर्ग की भूमिका एवं मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी के अंतर्द्वंदों का कवि जो है मुक्तिबोध है। मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी के अंतर्द्वंदों के कवि हैं मुक्तिबोध, ठीक है, क्योंकि मार्क्सवादी कवि हैं, ठीक है। तो मार्क्सवादी चिंतन में क्या है, 2 वर्ग बने, एक अमीर एक गरीब, यानी एक शोषक एक शोषित, ठीक है। यानी कि जिसने संसाधनों पर कब्जा कर लिया वो शोषक हो गया, वो बड़ा हो गया, पैसे वाला हो गया, अमीर हो गया, और जो संसाधनों पर कब्जा नहीं कर पाया या जो संसाधनहीन रह गया वो जो है शोषित रह गया। अब हुआ क्या, अब ये 2 वर्ग तो उसने किए थे मार्क्स ने, क्योंकि उसके समय पर इंडस्ट्रियलाइजेशन उस लेवल पर नहीं हुआ था, ठीक है, इसलिए वहाँ पे उस टाइम तक मध्य वर्ग नहीं बना था, मिडिल क्लास नहीं बना था। लेकिन समय के साथ साथ मध्य वर्ग बन गया। तो अब मध्य वर्ग की व्याख्या मार्क्सवाद में कैसे की जाए, इसको लेकर के बड़ी व्याख्याएं हुई। तो उसका जो द्वंद्व है, अंतर्द्वंद्व है, क्योंकि मध्य वर्ग बड़ा कंफ्यूज वर्ग है। मध्य वर्ग जो है अपनी इंटेलेक्ट की वजह से किसके साथ रहना चाहता है, शोषित के साथ रहना चाहता है कि हाँ भाई इनके साथ गलत हुआ है तो क्रांति आएगी तो हमें इनका साथ देना चाहिए। लेकिन समस्या क्या है, रोटी कौन देता है, शोषक देता है, शोषक यानी पूंजीपति देता है, फैक्ट्री का मालिक देता है, क्योंकि नौकरी तो उनके यहाँ करता है मध्य वर्ग, है कि नहीं है, सुपरवाइजर की, मैनेजर की, ये सारी।
तो उस वो जो है बड़ा अंतर्द्वंद में रहता है। तो इस अंतर्द्वंद के कवि हैं कौन? मुक्तिबोध। ठीक है, मार्क्सवादी चिंतन में मध्यवर्ग की क्या भूमिका रहेगी और मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी के अंतर्द्वंद क्या क्या है, इसके कवि हैं आपके मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, मेन थीम ये है, हालांकि बहुत आगे की रिसर्चेज मुक्तिबोध पे बहुत कुछ पढ़ने लायक है। एक जो है अशोक चक्रधर एक कवि हैं, वो कह रहे थे कि उनका काम मुक्तिबोध पे काफ़ी है, तो वो कह रहे थे कि अब मैं एक किताब लिखने वाला हूँ जिसमें मैं साबित करूँगा कि प्रेम मार्गी मुक्तिबोध नाम से कविता लिखूँ, वो एक पूरी किताब लिखने वाला हूँ। तो देखेंगे जब किताब आएगी तो देखेंगे किस तरह से वो उनको प्रेम मार्गी सिद्ध करते हैं, लेकिन करने वाला कर ही लेता है। लेकिन जो मेन थीम है, ठीक है, जो एक्सेप्टेड है, जो परीक्षाओं में पूछी जाती है, वही सब जो है आपके इसमें आएगा। तो मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी के अंतर्द्वंदों का चित्रण, इनकी कविता है अंधेरे में। देखिए अंधेरे में किस तरह की कविता है। इस कविता की जो केंद्रीय संवेदना है, नामवर सिंह जो है मुक्तिबोध के जो है एक्सपर्ट माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में या आलोचना में होता क्या है कि एक आलोचक ऐसा है जो हर मतलब कवि को जो है, किसी कवि को उसने आगे बढ़ाया जीवन में, यानी कि उसको स्थान दिया जो उसको नहीं मिल रहा था। अगर आप रामविलास शर्मा से पूछेंगे कि मुक्तिबोध किस तरह के कवि हैं, तो रामविलास शर्मा कहेंगे कि मुक्तिबोध बहुत खराब कवि हैं। ठीक है, उनका जो स्टाइल है वो कहते हैं कि मुक्तिबोध की भाषा लक्कड़ तोड़ भाषा है। लेकिन अगर आप नामवर सिंह से पूछेंगे तो नामवर सिंह कहेंगे कि वो 20वीं सदी के सबसे शानदार कवियों में से एक हैं। तो ऐसा होता है। वही आप रामविलास शर्मा से अगर पूछेंगे कि निराला किस तरह के कवि हैं, तो वो कहेंगे निराला 20वीं सदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। तो इस तरह से होता है, हर आलोचक का जो है एक प्रिय कवि होता है और उसके बारे में खूब रिसर्च करता है, तो वो उस कवि का ही एक्सपर्ट बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से नामवर सिंह जो है मुक्तिबोध के एक्सपर्ट माने जाते हैं। मुक्तिबोध पर उनका सबसे अच्छा काम है, सबसे ज़्यादा काम है। और नामवर सिंह की जो किताब है कौन सी, कविता के नए प्रतिमान, तो ये कविता के नए प्रतिमान एक तरह से मुक्तिबोध ही है इनकी केंद्र इस संवेदना में। ये पूरी कविता, ये जो पूरी किताब है, पूरी आलोचनात्मक किताब, इसके केंद्र में मुक्तिबोध ही है। मुक्तिबोध के ही आसपास ये पूरी जो है किताब लिखी गई है। ठीक है, तो नामवर सिंह के अनुसार अंधेरे में परम अभिव्यक्ति की खोज जो है इसकी केंद्रीय संवेदना है। श्रीकांत वर्मा के अनुसार अंधेरे में कविता की जो है मूल चुनौती, अंधेरे में धंसते हुए आज़ाद हिंदुस्तान के तुरंत प्रश्नों को कविता के प्रश्नों में बदलना है। कि हिंदुस्तान जो अंधेरे में, आज़ादी के बाद भी जो है अंधेरे में धंसता हुआ हिंदुस्तान है, उसके प्रश्नों को कविता के प्रश्नों में बदलना है। श्रीकांत वर्मा ने ये माना उसकी केंद्रीय संवेदना। नामवर सिंह जरूर याद रख लेना भाई, परम अभिव्यक्ति की खोज। ठीक है, अंधेरे में जो प्रतीक है मैं और वह है, तो मैं क्या है, आत्मचेतस है, और वह क्या है, विश्वचेतस है। आत्मचेतस यानी खुद ही की सोचने वाला, मध्यवर्ग सोच रहे, मैं अपने परिवार की सोचूं या पूरे उनकी सोचूं, पूरे समाज की सोचूं, तो मैं है आत्मचेतस, वह क्या है, विश्वचेतस। ठीक है, अंधेरे में के ये प्रतीक है, इतना याद रखिएगा, काम चल जाएगा। ब्रह्म राक्षस कविता में ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म राक्षस का शिष्य जो है दो प्रतीक लिए गए हैं। ठीक है, वहां भी दो प्रतीक, यहाँ भी दो प्रतीक, एक है ब्रह्म राक्षस, दूसरा है ब्रह्म राक्षस का शिष्य। ब्रह्म राक्षस उस मन का प्रतीक है जो आदर्शवादी और व्यक्तिवादी दावों के बीच जूझता रहा, जबकि ब्रह्म राक्षस का शिष्य उस मन का प्रतीक है जो समझ चुका है कि कोई भी व्यक्ति अपनी वैयक्तिकता को संपूर्णतः समाप्त नहीं कर सकता। ठीक है, देखिए मार्क्सवादी पूरी तरह से समाजवादी आंदोलन है, तो वो चाहते हैं कि व्यक्ति जो है अपनी पूरे व्यक्तित्व को खत्म कर दे, झोंक दे, पूरी तरह से समाज में झोंक दे। लेकिन तो इस तरह का, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि व्यक्ति अपना व्यक्तित्व पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकता है। तो ब्रह्म राक्षस क्या है, जो बड़ा आदर्शवादी व्यक्ति है और वो इसी के बीच जूझता रहा, मैं कैसे अपना व्यक्तित्व खत्म कर दूं। लेकिन ब्रह्म राक्षस का शिष्य जो है वो मन है, उस मन का प्रतीक है जिसको ये समझ में आ गया कि कोई भी व्यक्ति अपने वैयक्तिकता को या व्यक्तित्व को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह का अंतर्द्वंदों की कविता है ब्रह्म राक्षस। मुक्तिबोध को भयानक कवियों का कवि कहा जाता है, क्योंकि इनके यहाँ जो प्रतीक मिलते हैं ना, जो इनके यहाँ बिंब इनके यहाँ मिलते हैं, वो बड़े खतरनाक स्तर के मिलते हैं। ठीक है, मुक्तिबोध को भयानक कवियों का कवि कहा जाता है। इन्होंने अपनी अधिकांश कविताएं फैंटेसी शिल्प में लिखी हैं। ठीक है, और ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, फैंटेसी शब्द आएगा, फैंटेसी शब्द अगर पूछ लिया गया ना शिल्प की दृष्टि में, तो सीधा सीधा आँख बंद करके आपने मुक्तिबोध वाले जो भी विकल्प होगा मुक्तिबोध, उस पर जो है आपने गोला भरना है। इन्हें फैंटेसी का कवि कहा जाता है। इनके समस्त काव्य संसार की मूल संवेदना साम्यवाद के आंदोलन में मध्यवर्ग की भूमिका और उनका आत्मसंघर्ष है, हमने बात की ही है। ठीक, मुक्तिबोध की भाषा के बारे में क्या क्या कथन है लोगों के, विद्वानों के। रामविलास शर्मा ने मुक्तिबोध की भाषा की अनगढ़ता पर व्यंग्य किया है और उसे कहा कि ये क्या है, लक्कड़ तोड़ भाषा है।
ठीक है, कि ऐसी भाषा है कि लकड़ी टूट जाएगी, इतनी कठोर, इतनी अनगढ़ भाषा है। ठीक है, वहीं अगर नामवर सिंह से पूछा गया तो नामवर सिंह ने लिखा, यह एक नई काव्य भाषा है जो संवेदना में अनगढ़ और खुरदुरी होने के बावजूद अपनी अर्थवत्ता में जानदार है। उन्होंने कहा एक नई तरह की काव्य भाषा है, ठीक है, जो संवेदना में अनगढ़ लगेगी आपको, खुरदुरी लगेगी, ठीक है, बड़ी पोएटिक नहीं लगेगी आपको, लेकिन इसके बावजूद ये अपनी अर्थवत्ता में जानदार है, इम्पैक्टफुल है, बहुत प्रभावशाली भाषा है। ठीक है, तो ये जो है नामवर सिंह की स्थापना है। इसके अलावा निर्मला जैन जी ने नामवर सिंह के कथन को ही थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कहा है, मुक्तिबोध की भाषा को क्या है, अनगढ़ तेजोदीप्त भाषा। ठीक है, अनगढ़ है और तेजोदीप्त यानी कि तेज को उद्दीप्त करने वाली भाषा है। ठीक है, निर्मला जैन का कथन है। ठीक है, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, ध्यान रखिएगा ज़्यादा। चांद का मुंह टेढ़ा है जो इनका काव्य संग्रह है, ये बड़ा महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। और देखिए चांद का मुंह टेढ़ा क्यों है, चांद जो है पारंपरिक सौंदर्य का प्रतीक है, सौंदर्य बोध का प्रतीक है। पुरानी परंपरा में चांद को जो है सुंदरता का प्रतीक माना जाता था, है ना, किसी का चेहरा सुंदर दिख गया तो चांद का प्रतीक दे दिया जाता था। भारतीय परंपरा में चांद सुंदरता का सबसे प्रचलित उपमान रहा और इस वजह से मुक्तिबोध क्या है, चांद को टेढ़ा बता करके पारंपरिक और अभिजात्य सौंदर्य बोध को नष्ट कर देना चाहते हैं कि चांद का ही क्यों मुंह, यानी कि चांद ही क्यों सुंदर है। ठीक है, हमेशा जो है एक अभिजात्य चीज़ें ही क्यों सुंदर होनी चाहिए, केवल चांद ही क्यों सुंदर हो, है ना, मेरे घर के बगल में जो घास उगी है वो भी तो सुंदर है, मतलब इस तरह का एक सेंस देने की कोशिशें की गई हैं। ठीक है, तो केवल अभिजात्य सौंदर्य बोध को जो है ख़त्म कर देना है, जो पुराना सौंदर्य बोध है उसको ख़त्म करना है। ठीक है, क्योंकि चांद क्या है, आसमान में आता है, बड़ा राजसी ठाट बाट के साथ रहता है, तो इस वजह से तो चांद का मुंह क्या कर दिया, टेढ़ा बताया है मुक्तिबोध ने। ठीक है, यही है इसका अर्थ, कई बार क्या पता आ जाए तो। दूसरे अर्थ में कभी कभी क्या है, इन्होंने चांद जो है पूंजीवादी सभ्यता का प्रतीक है, जो बाहर से बहुत तेजोमय है, चमकीला है, लेकिन अंदर से बहुत बड़ा कुरूप, विद्रूप और विषमताओं को जन्म देने वाला है कि नहीं है। चांद जो है दूर से ही ठीक लगता है, टेलीस्कोप लगा करके देखो या चंद्रयान 3 की जो 3 ने जो फोटोज़ भेजी हुई हैं वो देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई चांद मतलब गलती ही कर दी है किसी को चांद बोल करके, क्योंकि इतने गड्ढे, इतना कुरूप वो दिखाई देता है ना। तो इस वजह से तो दूसरे अर्थ में क्या है, पूंजीवादी सभ्यता का प्रतीक है और एक तरह से उसको खारिज करने के लिए, उसको चिढ़ाने के लिए चांद का मुंह टेढ़ा है कहा है मुक्तिबोध ने। ठीक है, तो ये है भाई, तो ये है आपके अज्ञेय और मुक्तिबोध। अगला आता है दूसरा सप्तक और यहीं से हम पढ़ने वाले हैं, मतलब कवियों को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसका जो नई कविता वाला आंदोलन है वो भी तैयार कर लेंगे। दूसरा सप्तक देखिए, इसके कवि देखिए भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती। तो ये दूसरा सप्तक है। ठीक है, दूसरा सप्तक के कवि भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती। ठीक है, इसमें से देखिए पहले नरेश मेहता, पहले कवि, जो सिलेबस में है वही करने हैं। भवानी प्रसाद मिश्र आपके सिलेबस में नहीं है तो नहीं करने हैं। नरेश मेहता देखिए, इनके मुक्तक काव्य देखिए, बन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, उत्सवा, तुम मेरा मौन हो, अरण्या, आखिर समुद्र से तात्पर्य, पिछले दिनों नंगे पैर और चैत्या। ठीक है, इनके मुक्तक काव्यों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए खंड काव्य, और इनमें से भी सबसे ज़्यादा संशय की एक रात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संशय की एक रात, महाप्रस्थान, शबरी, प्रवाद पर्व और प्रार्थना पुरुष। ठीक है, अन्य कविताओं में एक समय देवता इनकी कविता है और एक किरण धेनु इनकी एक और कविता है। ठीक है, तो ये जो है इनकी कविताएं याद रखिएगा, ये भी आपको याद रखनी चाहिए वैसे। ठीक है, इतनी बार पढ़ा तो होगा ही, वैसे अगर नहीं पढ़ा है तो बड़ा मुश्किल है फिर। ठीक है, पहले कभी ना कभी पढ़ा है, क्योंकि ये तो रिवीजन क्लासेज हैं। बन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, उत्सवा, तुम मेरा मौन हो, अरण्या, आखिरी समुद्र से तात्पर्य, पिछले दिनों नंगे पैर और चैत्य। खंड काव्य जो है संशय की एक रात, महाप्रस्थान, शबरी, प्रवाद पर्व और प्रार्थना पुरुष। अन्य कविताओं में अगर आप देखेंगे तो समय देवता और किरण धेनु है। ठीक है, संशय की एक रात के बारे में देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट कविता है और ये पूछी भी जा सकती है यहाँ से। नरेश मेहता का ये बहुत महत्वपूर्ण खंड काव्य है। ठीक है, काव्य रूप भी याद रखना है, महत्वपूर्ण खंड काव्य है और इसकी मूल कथा का आधार क्या है, रामायण महाकाव्य का एक अंश है। कौन सा अंश है, क्योंकि महाकाव्य का एक अंश है तो वो अपने आप ही खंड काव्य बन गया। इसमें कवि ने राम के इस अंतर्द्वंद को उतारा कि वह युद्ध करें या न करें। अब देखिए, वही मैंने जो कल ही शायद क्लास नहीं परसों क्लास हुई थी दिनकर वाली, तो उसमें आपको बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबने अपना युद्ध दर्शन दिया, तो वहाँ युधिष्ठिर के में जो है अंतर्द्वंद प्रकट हो गया कि यह महाभारत सदा
सदा निष्फल हुआ, उफ कितना गरलमय व्यंग्य है, उफ जलित कितना गरलमय व्यंग्य है, इस तरह की बातें युधिष्ठिर कह रहा है। दूसरी तरफ यहाँ जो है किसके माध्यम से अंतर्द्वंद है, राम का अंतर्द्वंद है कि वह युद्ध करें या न करें। इसमें राम के माध्यम से आधुनिक मनुष्य की चिंता प्रकट की गई है। वही आधुनिक मनुष्य है, लघु मानव, जो युद्ध के बारे में बड़ा संशयपूर्ण है क्योंकि उसने अभी विभीषिका को झेला है और वही सारी संकट उसके सामने भी है। तो इसमें 4 सर्ग हैं, ठीक है, पूछा भी जा सकता है अंदर से। 4 सर्ग हैं कौन से, एक है सांझ का विस्तार और बालू तट, कि सांझ का विस्तार है और रेत का जो तट है वो वहाँ जो है राम सोच रहे हैं। सेकंड जो सर्ग है वर्षा भीगे अंधकार का निर्णय, ठीक है, फिर अंधेरे का जो समय है वो। तीसरा है मध्य रात्रि की मंत्रणा और निर्णय, रात को जो मंत्रणा हुई होगी, प्लानिंग हुई होगी, वो सब निर्णय उसमें दिखाए है। उसमें राम उसमें भी कहते हैं पंक्तियाँ, इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ इसी में आती हैं। और चौथा है संदिग्ध मन का संकल्प और सवेरा, कि संदिग्ध भी है मन, बड़ा संशयपूर्ण भी है, लेकिन संकल्प भी कर दिया और इसी संकल्प के साथ क्या होता है, सवेरा होता है, ठीक है, और सवेरे पर ही कविता समाप्त होती है। फिर वहाँ रावण मरा नहीं मरा वो सब संशय की एक रात का विषय है ही नहीं, जो कहना था वो इतने एक रात में जो है कह दिया, संशय की एक रात, ठीक है। तो ये 4 सर्ग हैं इसमें। थोड़ा कहानी के साथ थोड़ा देखेंगे तो हो ही जाएगा। एक शाम का है, तो शाम को जो है बालू तट पर जो है घूम रहे हैं राम, संशयपूर्ण जो है उसके बाद, यानी युद्ध के बाद, ऐसा चित्र आप खींच सकते हैं। उसके बाद वर्षा भीगे अंधकार का निर्णय है, अंधकार में जो है ना, रात पड़ी तो उस अंधकार में। तीसरे समय में मंत्रणा हो रही है, चौथे समय में सवेरा हो जाता है, संशय भरा संकल्प है और उसमें सवेरा हो जाता है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण पंक्तियां देखिए इसमें। अब ये कह रहे हैं मैं केवल युद्ध को बचाना चाहता रहा हूं बंधु, मानव में जो श्रेष्ठ विराजा है उसको ही, हाँ उसको ही जगाना चाहता रहा हूं बंधु। ये जागना नहीं है, जगाना चाहता रहा हूं बंधु, ठीक है, कि मैं केवल युद्ध को बचाना चाहता रहा हूं बंधु, मानव में जो श्रेष्ठ विराजा है उसको ही, हाँ उसको ही बचाना चाहता रहा हूं बंधु। तो वो कह रहे हैं कि मानव में जो श्रेष्ठ है उसको बचाना चाहता हूं, इसी वजह से मैं युद्ध के प्रति संशय पूर्ण हूं। युद्ध केवल फन ही नहीं निर्णय है जिससे इतिहास बना करता है, ठीक है। तो फिर अंत में वही फिर आदमी मध्य मार्ग ले ही लेता है, भारत का आदमी, जैसे कि कुरुक्षेत्र में भी लिया है कि जरूरी है तो करना ही है वाले भाव से। तो वही है, युद्ध केवल फन ही नहीं है, निर्णय है जिससे इतिहास बना करता है, ठीक। इसके अलावा इनकी एक कविता है समय देवता। इसमें धरती के विभिन्न भागों के राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण किया गया है। समय देवता इनकी एक और कविता है, इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, काम चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसी में सप्तक में आते हैं आपके रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय के ये देखिएगा आप, सीढ़ियों पर धूप में, काव्य संग्रह है, सीढ़ियों पर धूप में। दूसरा आत्महत्या के विरुद्ध, बड़ा इंपॉर्टेंट, आत्महत्या के विरुद्ध। हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां और एक समय था। तो ये 5-6 हैं, याद रहना चाहिए, रघुवीर सहाय इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां और एक समय था, ठीक है। तो ये है आपके रघुवीर सहाय की पंक्ति की काव्य संग्रह, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं और इसके बाद जो हम क्लास करेंगे तो उसमें आपका ये कविता वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा ये करेंगे जनपदीय भाषा एवं साहित्य, प्रयोजन मूलक हिंदी, वो सब कर लेंगे। उसके बाद जो है गद्य पर आते हुए कुछ क्लासेस बीच में यानी कुछ व्याकरण के क्वेश्चन भी कर लेंगे। वैसे व्याकरण में आप लोग पारंगत होंगे, मेरा विश्वास है। उसके अलावा कुछ बीच में रस छंद अलंकार का भी लेकर के आ जाएंगे। तो लगभग 15 अगस्त तक आपकी क्लास चलेगी, ठीक है। ये रिवीजन क्लास कोशिश करेंगे 14-15 अगस्त तक कंप्लीट हो जाए, तो तब तक जो है सारे के सारे टॉपिक हमने छोटे छोटे तरीके से कवर करने हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना भी पढ़ते रहिए। पेपर 1 में बिल्कुल लापरवाही मत करिए, जो सेगमेंट आपका छूटा हुआ है उसको अच्छे से तैयार कर दीजिए और जो है बहुत अच्छा प्रिपेयर होकर के आपने क्लास में जाना है, ठीक है, पेपर में जाना है, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर भी करना है अपने साथियों के साथ, ताकि उनका भी रिविजन अच्छा हो और देखें फिर फेयर कंपटीशन क्या होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए भाई। थैंक यू।